क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले एक डायपोल बनाते हैं हम। तो ये एक डायपोल का फॉर्मेशन किया मैंने। ये रहा माइनस क्यू, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, और ये रहा प्लस क्यू, इस पॉइंट को मैंने बोला बी। ठीक है, सेंटर से दोनों तरफ का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये हो गया एल और ये हो गया एल। ठीक है, और इस पोजीशन को हम कहते हैं, ये वाला पोजीशन, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है एन, इस यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस वाले पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन डायपोल का। डायपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, तो इस पॉइंट को मैंने सेंटर को मान लिया सी। ठीक है, और ये आर डिस्टेंस पे है पॉइंट एन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको एक चार्ज चाहिए और एक डिस्टेंस की जरूरत होती है जिस पॉइंट पे निकालना हो। तो चार्ज तो मुझे पता है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। फिर एक चार्ज पता है, ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, तो ये दूसरा डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस हमें मालूम करना होगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया ए एन और बी एन, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होता है इसका, यहाँ से यहाँ तक 12, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है P इक्वल टू 2QL, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे थ्योरी में, सपोज देर इज अ डायपोल ए बी, which dipole moment is P equal to 2QL. From the center of dipole, there is a point N at a distance R, where we have to find electric field intensity. And this position is known as equatorial position. ठीक है, या इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। देखिए, ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो रहा है और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये दोनों के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखते हैं ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो ये बेस है एल, ये बेस है एल, दोनों के लिए परपेंडिकुलर सेम है, तो दोनों का हाइपोटेनस भी सेम होगा, यानी ये दूरी और ये दूरी सेम होगी। जो ए एन होगा वही बी एन होगा, तो ए एन या बी एन दोनों बराबर होगा। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किसी भी राइट एंगल को लीजिए, चाहे ये राइट एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई भी राइट एंगल लीजिए, ये राइट एंगल या ये राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल आप लेंगे तो उसमें ये हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए एन हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ए एन हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। ठीक है, और यही हमारा बी एन भी होगा, ए एन और बी एन दोनों हमारे बराबर होंगे। ठीक है, प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो दूर जाता हुआ रहता है, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, ये ऐसा जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको मैंने E1 मान लिया, E1 सपोज किया। ठीक, और ये माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड होता है, माइनस के कारण अंदर आता है, तो ये बना माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने E2 कह दिया। ठीक है, अब मैं इसी लाइन का रेफरेंस लेके ये, तो मैं देखूंगा अगर, तो ये अगर यहाँ पे मैं इस लाइन का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक z बनता हुआ दिख रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं ये थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये थीटा, तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे z बन रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं E1 और E2 को रिजॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो थीटा एंगल पे E1 भी है और थीटा एंगल पे E2 भी है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा है, हम्म, ये है E1, ये है E2, ये E1 है, ये E2 है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है। तो अगर मैं E1 को कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था वो ऐसा।
ठीक है। तो E1 को मैं ब्रेक करूंगा तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो E1 का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे E1 कॉस थीटा, और इसका साइन कंपोनेंट, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है इसलिए इसका साइन कंपोनेंट यहाँ बनेगा E1 साइन थीटा। अब मैं E2 को ब्रेक करूंगा तो E2 का कॉस कंपोनेंट, क्योंकि E2 भी इसी लाइन के साथ एंगल बना रहा है इसीलिए ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है। अब मैंने कंपोनेंट में इसको तोड़ दिया है। ठीक है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है इनके कारण। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखता हूं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं E1 के कारण कितना होगा, यानी प्लस Q के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू, स्मॉल क्यू है, बटे में आर स्क्वायर। तो आर कितना है, तो आर है इसका, दोनों ये आर और ये आर दोनों बराबर है कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू तो मैंने लिख दिया, और आर स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, E2 कितना होगा, तो E2 होगा हमारा के क्यू अपॉन, ये भी सेम डिस्टेंस है तो ये भी उतना ही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। ये भी सेम हो गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। और मैंने रिजॉल्व किया है, तो रिजॉल्व कैसे किया है मैंने, E1 साइन थीटा ऊपर और E2 साइन थीटा नीचे। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि E1 एंड E2 आर रिजॉल्व in their components such that their sin component cancels each other, उनका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करता है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों का कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो वेक्टर एक ही दिशा में जा रहे हो तो दोनों को नॉर्मल जोड़ दिया जाता है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हुए बताया था। तो इसको क्या करेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और चूंकि E1 E2 बराबर है इसीलिए मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा लिखा जा सकता है, जोड़ दिया मैंने। अब E इक्वल टू 2 इंटू E1 या E2 दोनों बराबर ही है, कोई भी वैल्यू रख दिया जाए, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा देखूंगा, यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं, कोई भी ट्रायंगल में अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ या ये ट्रायंगल लेता हूँ दोनों में सेम आएगा। तो इन ट्रायंगल कोई भी ले लेता हूं मैं, ए एन सी, ए एन सी, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है एल और हाइपोटेनस है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये है कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा के जगह पे ये पुट कर सकता हूँ। तो अगले ये में देखेंगे ये ई इक्वल टू हो गया 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एल बाई क्या आया था मेरा, एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आया था, एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 क्यू एल को मैं बोल सकता हूँ पी, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हो गया E इक्वल टू के पी अपॉन, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है पावर। और यहाँ पे देखते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2,
तो जब बेस सेम हो ना तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 1 + 1/2 को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू KP अपॉन R² प्लस L² का पावर 3/2। जोड़ेंगे तो 1 + हाफ 3/2 आ गया। ठीक है, अब पिछले क्लास में जैसे किया था मैंने, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि L बहुत छोटा होता है R के कंपैरिजन में, सो L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस L is very less than R, so it can be neglected। अब इसको लिखेंगे हम E इक्वल टू KP, जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा R² का पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ E इक्वल टू KP upon RQ। So this is the electric field intensity on equatorial position. This is the expression for electric field intensity on equatorial position या perpendicular bisector। और एक्सियल पे कितना आया था? E एक्सियल हमारा आया था 2 kp अपॉन RQ। ठीक है, 2 kp अपॉन RQ। अब देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये जो है ये आधा है इसके, तो हम बोल सकते हैं कि E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। मतलब डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इक्वेटोरियल लाइन के 2 गुना होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे जो बनेगा उसका 2 गुना होता है एक्सियल पे। ठीक है, और यहीं से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल टू E एक्सियल बाय 2, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डायपोल के कारण वो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आधा होता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। इसको मैं यहीं दिखा देता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R²। ठीक है, KQ अपॉन R²। तो E इक्वल टू हुआ KQ अपॉन R², और डायपोल के कारण हो रहा है, डायपोल के कारण हो रहा है KP अपॉन या 2KP अपॉन RQ या KP अपॉन RQ, ये एक्सियल पे और ये इक्वेटोरियल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर -2, और यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है R के पावर Q के, या ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर -3। तो देखेंगे तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा ना तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर, जल्दी गिर जाता है। देखिए यहाँ पे Q से गिरेगा और यहाँ पे स्क्वायर से। सो एक नोट में लिखेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल डिप्लीट्स फास्टर। जब किससे कंपेयर किया जाए? पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में। ठीक है, सो हमने देखा एक्सियल लाइन पे कितना होता है पिछले क्लास में, इक्वेटोरियल पे कितना होता है आज के क्लास में, और अगले क्लास में हम देखेंगे एट एनी जनरल पोजीशन, और उसके बाद हम पोटेंशियल के वीडियोस करेंगे। थैंक यू सो मच।